नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड क्लास 10th रसायन विज्ञान अध्याय प्रथम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं। आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। आपके सामने पहला प्रश्न, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu दिए गए रासायनिक समीकरण या किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अणु के किसी तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा तत्व या परमाणुओं का समूह आकर के स्थापित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों के अलग अलग परमाणुओं या तत्वों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिकारक होता है, जो यौगिक होता है, वह अपने आयनों में टूट जाता है, उसे ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप Zn ने SO4 के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए हैं और Cu अलग हो गया है। तो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया है। इस तरीके से यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस प्रकार की आग उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है पीली, दूसरा नीली, तीसरा ऑप्शन है चमकीला उजाला और चौथा लाल। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो चमकीले उजले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है, श्वेत। अगला, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। जब आप लाल तप्त लोहे पर जो है जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है। पहला ऑप्शन है FeO, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है Fe3O4 और चौथा है FeOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो आपका Fe3O4 बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना है। आपको बुझे चूने का सूत्र बताना है, यहाँ पर यौगिक सूत्र बताना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि बुझे चूने का जो फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एक आपका सोडियम कार्बोनेट का जो है सही फार्मूला दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का कौन सा इसमें से फार्मूला यौगिक जो है यौगिक सूत्र है सही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 5H2O, नेक्स्ट है Na2CO3 इंटू 10H2O, अगला है Na2CO3 इंटू 7H2O और अगला है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, Na2SO4 एक्वा प्लस BaCl2 एक्वा एरो BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वा, ये अब जो रासायनिक समीकरण है इसमें आपको बताना है कि यह किस प्रकार का समीकरण है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो आयन होते हैं वो आदान प्रदान कर लेते हैं, परमाणु अपने दूसरे परमाणु से आदान प्रदान कर लेते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे Na जो है वो Cl के साथ सेट हो गया है और Ba जो है वह SO4 के साथ सेट हो गया है, तो दोनों ने अपना स्थान बदल लिया है। इस तरीके से यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था। पहला ऑप्शन है ZnSO4, दूसरा है CuSO4, तीसरा है FeSO4, चौथा है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो परख नली में जो आपका कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था। यह प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। तो जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को हम डुबोते हैं तो लोहे द्वारा कॉपर का विस्थापन कर दिया जाता है, क्योंकि
यहाँ पर लोहा अधिक क्रियाशील है, कॉपर की मात्रा कम हो जाती है, लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए उसका रंग जो है बदल जाता है, नीले रंग से हरा रंग बदल जाता है, नीले से हरा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है अभिक्रिया CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा अपघटन और चौथा उपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरा कॉपर का अवकरण हो रहा है, तीसरा कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है और चौथा A और B दोनों। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न था समीकरण CaCO3 सॉलिड और यहाँ पर इसको गर्म किया तो CaO प्लस CO2 में ये टूट गया, तो यह किस प्रकार का समीकरण है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने आयनों में बट जाता है, वियोजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन A राइट हो जाएगा, यह वियोजन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा पीला, तीसरा हरा और चौथा काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, इसलिए इसका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर श्वेत, दूसरा है हरा, तीसरा लाल और चौथा भूरा। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, क्योंकि श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है, इसीलिए यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है और ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। और ध्यान देना है, अगर ऑप्शन में उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है तो इसका ऑप्शन उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो ऊर्जा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं और जिनमें उष्मा का शोषण होता है उन्हें हम उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है उष्माशोषी, दूसरा है उष्माक्षेपी, तीसरा है उभयगामी और चौथा है यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं जब विघटित होती हैं तो उनसे खाद बन जाती है जो पौधों को ऊर्जा देने का कार्य करती हैं, इसीलिए यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन B राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोग होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन त्याग होता है और चौथा सभी सही हैं। तो आपको ध्यान देना है उपचयन, जिसे हम सामान्यतः ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल सही, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन D राइट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है और जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है उन्हें हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है उपचयन प्रक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का, यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो गया है तो इसका भी सभी सही हो जाएगा, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। इसके विपरीत अगर ये होता कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती हैं? तो हमने अभी आपको बताया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा उत्सर्जन होती है उन्हें हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की
क्रिया है या लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान देना कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो जो सामान्यतः कभी कभी लोहे पर जो है एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उसका क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को सामान्यतः हम संक्षारण या जंग लगना कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो खाद्य सामग्री है, वसा है, वह जल और ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधता कहते हैं। अगला है आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम और चौथा मीथेन। तो जो आलू चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें कोई भी अक्रिय गैस भरी जाएगी, जैसे कि हीलियम। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं होता, यहाँ पे और कोई तत्व होता, जैसे मान लीजिए कार्बन लिखा होता, तो फिर यहाँ पे हीलियम सही हो जाता। तो आपको ध्यान देना कि आलू की चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आगे बढ़ेंगे, अंतिम प्रश्न आज के लिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और पदार्थ की अवस्था भी बदल जाती है, तो ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिनमें न तो नया पदार्थ बनता है, केवल पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनना, यहाँ पे दूध और दही, दूध में जो है दूध मीठा होता है और दही खट्टा होता है, तो अवस्था भी बदल गई, यहाँ पे स्वाद भी बदल गया, तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा है तो कमेंट करके बताएं और तभी वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको लाभान्वित नहीं कर रहा है तो बिल्कुल लाइक मत करिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 96217272 पर मुझे मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।